अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज इंग्लिश के लेसन नंबर 4 में आपको वेलकम करता हूँ। अगर आपने 3 लेसन पहले नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उन तीनों लेसन की लिंक मौजूद है। उन पर क्लिक करके आप पहले 3 लेसन देख लीजिएगा ताकि आपको जो बाकायदा जिस तरह हम चले आ रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। आज हम लेसन नंबर 4 में टेंस की बात करेंगे और टेंस में हम सबसे पहले प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम इसी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस के कुछ फ़िक्रों जो एक्टिव वॉइस होंगे उनको पैसिव वॉइस में चेंज करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट हमारे चैनल पर न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियोस को देखकर अपने टेस्ट की प्रिपरेशन करते रहें। तो चलते हैं आज के लेसन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 4 में जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं और टेंस में मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि आपने मैट्रिक में टेंस को बाकायदा जिस तरह पढ़ना पढ़ना चाहिए आपने वो पढ़ लिया है कि टेंस क्या होते हैं और टेंस की कितनी अकसाम है और फिर उनकी कितनी अकसाम है। तो मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा, सिर्फ आपको जो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो आपको बताता चलूँगा जिनको आपको जो है ज़हन में रखना है और इंशाअल्लाह वही पॉइंट्स आपको जो है टेस्ट में मददगार साबित होंगे। चलें तो टेंस का आगाज़ करते हैं। टेंस 3 किस्म के होते हैं, यानी ज़माने 3 किस्म के होते हैं, माजी, हाल और मुस्तकबिल, जैसा कि उन्होंने यहाँ पे लिख भी दिए और आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये 3 किस्म के ज़माने होते हैं। इनकी फिर आगे 4-4 जो हैं किस्में हैं। वो 4 किस्में भी आपको पता हैं कि क्या होती हैं। इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये आपको 4 किस्में के बारे में पता है कि प्रेजेंट, माजी, प्रेजेंट, पास्ट और जो है मुस्तकबिल की ये 4-4 किस्में आगे होती हैं। तो आज हम फ़िलहाल मुतलिक यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। इसमें जो है उर्दू की पहचान जो होती है फ़िक्रों में के आखिर पे ता है, ती है, ता हूँ, ते हैं वगैरह आते हैं। अगर ये फ़िक्रे के आखिर पे हूँ तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये जो फ़िक्रा है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। बस ये आपने जो है पहचान जो अपनी ज़हन में रखनी है। उसके बाद जो है इंग्लिश में इसका बनाने का जो तरीका है यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस। अब इसी का उन्होंने नीचे जो है एक्सप्लेन किया है कि ये किस तरह हमने इसकी जो है आपको बताया है कि इंग्लिश में इसका इस तरह बनाया जाता है जुमला। उन्होंने नीचे लिखा है कि अगर सब्जेक्ट जो है पर्सनल सिंगुलर हो यानी ही शी इट हो और उसके बाद जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ई या ई एस का इजाफा होता है। ये आपको पता है कि जब ही शी इट आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। बाकी जो पर्सन है जैसे कि आई, वी, दे, यू, उनके साथ जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं करते। इसी के बाद जो है उन्होंने तीसरा पॉइंट लिखा है कि फ़िक्रों के जो इंटरोगेटिव जो होते हैं, सवालिये जो फ़िक्रे होते हैं उनमें जो है डू या डज़ का इस्तेमाल होता है। ही शी इट से पहले जो है डज़ आता है और बाकी आई, वो, दे, यू के साथ जो है डू का इस्तेमाल होता है। आई से पहले एम और बाकी इसके साथ जो है डू का पहले इस्तेमाल होता है और इसी से सवालिया जुमला बनता है। इसी के बाद उन्होंने मनफ़ी के बारे में बात की है कि जो फ़ेल हाल में जो मनफ़ी जुमले होते हैं जो उनके साथ जो है फ़ेल की जो फॉर्म जो लगती है उसके साथ जो ही, शी, इट या सिंगुलर जो नेम होता है उनके साथ डज़ नॉट लगता है जो मनफ़ी फ़िक्रात में। और बाकी जो आई, वी, दे, यू के साथ जो है पहली फॉर्म के साथ डू नॉट यूज़ होता है मनफ़ी फ़िक्रात में। इसी के बाद उन्होंने पाँचवा फ़िक्रा जो उन्होंने पाँचवा पॉइंट जो लिखा है कि अगर सवाली जुमले में सवाल अल्फाज यानी जैसे कि कब, कितने, क्यों वगैरह आ जाएं तो डू या डज उनके बाद इस्तेमाल होता है। जैसे हाउ डू, ऐसे वाई डू, वाई डज, इस तरह लगता है, यानी इनके बाद जो है डू या डज का इस्तेमाल होता है सवालिये फ़िक्रों में। अगर सवाली फ़िक्रों में कौन का लफ्ज़ आ जाए जैसा कि हु, तो हु के बाद जो है डज नॉट लगाएं, वरना
हु के बाद वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि मनफी फिक्रात में जो हु आ जाता है तो उसके बाद डज नॉट लगाएंगे, वरना हु के बाद जो है पहली फॉर्म लगाएंगे। अगर मनफी फिक्रात हूँ तो डज नॉट, मनफी फिक्रात ना हूँ तो वर्ब की पहली फॉर्म। इसी के साथ उन्होंने कुछ मिसालें यहाँ पे दे दी हैं कि जैसा कि वो कहाँ रहते हैं। अभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ख्याल में समझ आ गई होगी और आपने मैट्रिक में भी इसको अच्छा खासा तैयार किया है। तो वो कहाँ रहते हैं कि वेयर डू दे लिव, वो कब जागते हैं, व्हेन डज ही अवेक। तो ये मिसालें हैं। वो क्यों हंसता है, वाई डज ही लाफ, तुम मजमून कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट एन ऐसे। तो ये कौन क्रिकेट नहीं खेलता, जैसा कि मनफी आ गया है, कौन क्रिकेट नहीं खेलता, जब हमने ऊपर पॉइंट पढ़ा है कि जब मनफी फिक्रात आ जाए तो हु के बाद डज नॉट लगता है, और अब मनफी फिक्रात ना हूँ तो हु के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे जो आप फिक्रा नंबर 5 देख रहे हैं, इनमें लिखा हुआ है कि कौन क्रिकेट नहीं खेलता, तो हु डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो यह यहाँ पे उन्होंने इसकी मिसाल भी लिख दिया है। इसके बाद जो है उन्होंने छठा पॉइंट जो लिखा है कि बाज़ फिक्रे में जोर पैदा करने के लिए सब्जेक्ट यानी फ़ाइल के बाद हस्बे ज़रूरत डू या डज इस्तेमाल किया जाता है। यानी कभी कभार जब फिक्रे में हम किसी बात पे तवज्जो या ज़ोर देने की कोशिश करते हैं तो डू या डज का हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद, फ़ाइल के बाद। जैसा कि उन्होंने मिसाल दी है कि वो मेरी मदद ज़रूर करती है, शी डज़ हेल्प मी। अब यहाँ पे शी हेल्प मी भी लिखा जा सकता है, लेकिन क्योंकि हम ज़रूर, यहाँ ज़रूर का जो लफ्ज़ आ गया है इसको जो है हमने ज़ोर दिया है बात में, तो फिर ज़ोर देने के लिए जो है शी डज़ हेल्प मी। इसके बाद जो है नजम ज़रूर यहाँ आता है, नजम डज नॉट डज केम हेयर। तो जैसे ये कि अब उन्होंने छठे पॉइंट के बारे में भी आपको समझ आ गई होगी। सातवां जो पॉइंट है, अगर टेंस के जवाबी फिक्रों में यस आ जाए तो उनके बाद सिर्फ डू या डज का इस्तेमाल होता है, और ये करने के मायनों में आता है। यानी अगर टेंस के जवाबी फिक्रों में यस आ जाए, यानी यस किसी फिक्रे में आ जाए, तो उनके बाद जो है डू या डज का इस्तेमाल होता है, ये करने के मायने में आता है। अगर जवाब जो है नफ़ी में हो तो सब्जेक्ट फ़ाइल के बाद डू नॉट या डज नॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि डू दे प्ले क्रिकेट, यस दे डू। तो जैसा कि आपने देखा कि यस के बाद डू या डज का इस्तेमाल हुआ है, और अभी जो मनफी फिक्रात होंगे उनके बाद डू नॉट और डज नॉट का। जैसा कि उन्होंने तीसरा फिक्रा लिखा है कि डू यू नो हाउ टू स्विम। आगे जो है उन्होंने सवाल क्वेश्चन डाल के नो आई डू नॉट, जैसा कि डू नॉट यहाँ पे लग गया है। उसके बाद एग्जांपल जो है वो खाना खाता है, ही ईट्स फूड। तो जैसा कि वो चाय नहीं पीती, शी डज नॉट टेक टी। तो ये बस कुछ मिसालें हैं। मैं आपको इसकी जो है इस लेसन की लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने इसको डाउनलोड करके इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है ताकि आपको जो है मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए। एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, आज हम इसके एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस भी पढ़ लेंगे ताकि जल्द से जल्द हम इंग्लिश को कंप्लीट करें। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में जो बुनियादी तब्दीलियाँ होती हैं वो भी आपको पता है इस टेंस में, कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट। उन्होंने पहला पॉइंट भी यही लिखा है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। पहला पॉइंट कंप्लीट। दूसरे पॉइंट में उन्होंने लिखा है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये भी आपको पता है। और आगे उन्होंने लिखा है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमेशा वर्ब की तीसरी फॉर्म के साथ जो बात जो है हम बाय का इस्तेमाल करते हैं, यह भी आपको पता है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते वक्त सवाली जुमले जो हैं वो सवालिया ही रहते हैं, और नफ़ी जुमले जो हैं वो नफ़ी ही रहते हैं, ये भी आपको पता है। एक्टिव वॉइस के जुमले में इमदादी फेल हेल्पिंग वर्ब जैसा कि हैड, हैव, हैज़, वार, वाज, एम, आई, आर, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये आपको पता है कि तब पैसिव वॉइस बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहते हैं। यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब हम तब्दील करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो मौजूद रहते हैं। अगर एक्टिव वॉइस के जुमले के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी हो तो हम जब बनाते हैं पैसिव वॉइस तो उसमें हम बीइंग का यूज़ करते हैं, इजाफा करते हैं। एक्टिव वॉइस के जुमले में जो है वर्ब की तीसरी फॉर्म मौजूद होती है, मौजूद हो तो तब पैसिव वॉइस बनाते वक्त हम बीइंग का इजाफा करते हैं। ये परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे पॉइंट्स यहीं लिख दिए हैं। आगे जो है
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस शुरू करती हैं। अगर एक्टिव वॉइस के जो जुमले में हु आ जाए तो था पैसिव वॉइस बनाते वक्त बाय होम, यानी शुरू में हु को काट के हम बाय होम लगा देंगे तो पैसिव वॉइस स्टार्ट हम करेंगे बनाना जुमला। ये वो बुनियादी तब्दीलियाँ थी जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील करते वक्त हमें ज़हन में रखनी चाहिए। उसके बाद पैसिव वॉइस जो है, अगर जुमले में पहली फॉर्म जो है डू डज हो तब पैसिव वॉइस बनाते वक्त मुतअद्दिद तब्दीलियाँ होती हैं। तीसरी फॉर्म जो है थर्ड फॉर्म से पहले आर या एम इस्तेमाल होता है। वैद के लिए इज़, जमा के लिए आर और आई के लिए एम इस्तेमाल होता है, ये भी आपको पता है। सवारी जुमलों में एम आर इज़ फाइल सब्जेक्ट से पहले आता है और नफ़ी के फ़िक्रों में एम आर इज़ फाइल के बाद आता है और इनके बाद जो है नॉट का इस्तेमाल होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैट्रिक बेस हैं, आपको समझ आ गई होंगी उम्मीद करता हूँ। तो इसके बाद उन्होंने इनकी एग्जांपल दे दी है, जैसे कि ही ईट्स फूड। अब फूड जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट की जगह आ गया। फूड इज़, अब जैसा कि उन्होंने बताया था कि इज़ आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जो है इज़ एम और आर यूज़ होंगे पैसिव वॉइस बनाते वक्त। तो फूड इज़ ईटन, ईट की तीसरी फॉर्म ईटन और बाय तीसरी फॉर्म के बाद साथ हमने बाय का यूज़ किया और उसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आया तो ऑब्जेक्टिव जो है क्लास लगेगी, मलकी मफूली हालत लगेगी, तो ही की मफूली हालत हिम है। तो इसी तरह से सारे फ़िक्रे हैं, जैसा कि पांचवा फ़िक्रा है कि दे ईट मैंगोज़, मैंगोज़ आर ईटन बाय देम। इसी के साथ ही कि मैं आपको सवालिया एक मनफी जुमला भी है, असलम डज नॉट प्ले क्रिकेट, तीसरा फ़िक्रा जो आप देख लें, क्रिकेट इज़ नॉट प्लेड बाय असलम। तो ये बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो जो है समझ आ गई होगी। इसमें जितना भी आपको मैंने लेक्चर जो है आपके साथ शेयर किया है आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले लेसन में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।